पाटील एवढं ट्रॅक्टर भरून सुपला कुठून आणला? हे तर आपल्या नाक्यावरच्या RCFच्या खत विक्रेत्याकडून आणले. अहो काय सांगताय पाटील? अहो दुकानात आता सुपला मिळतोय कुठं? देशमुख आज कुठे RCFनी आता आपल्या उत्पादन क्षमतेत वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता मुबलक प्रमाणात सुफला 15-15-15 उपलब्ध झालेला आहे. म्हणजे आता दुप्पट पीक, दर्जेदार उत्पादन आणि भरपूर फायदा नक्की आहे. सुफला 15-15-15 मुबलक प्रमाणात आणि रास्त दरात उपलब्ध है। नमस्कार, यूसेन प्रस्तुत तैयारी पे नीची इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ हंगाम की शुरुआत हो चुकी है। विदर्भ के किसान ज्यादातर पारंपरिक तरीके से ही खेती करते हैं और दिन ब दिन हम लोग देखते जा रहे हैं कि कम बारिश की वजह से या बढ़ते टेम्परेचर की वजह से उनको जिस तरह से वो लागत लगाते हैं उस हिसाब से उनको फसल जो है या आमदनी नहीं हो पाती। तो ऐसे में अगर हम अपने क्रॉप को थोड़ा सा चेंज करें या हम लोग बागवानी अगर करें तो इसमें किसानों को फायदा हो सकता है। तो बागवानी खेती किस तरह से करनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है ग्रीन इंडिया चैंपियन के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय मांडेकर सर। तो आइए जानते हैं कि बागवानी या हार्टिकल्चर जो है ये खेती हम किस तरह से कर सकते हैं। तो नमस्कार सर, नमस्कार। आपका स्वागत है स्टूडियो में जी। सर, ग्रीन इंडिया चैंपियन कंपनी जिसकी स्थापना आपने की है, तो इस कंपनी की शुरुआत और अभी तक का जो सफर है इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ISO 9001-2008 सर्टिफाइड कंपनी, यह एक कंपनी मध्य भारत की प्रगतिशील कंपनी में से एक कंपनी है। और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2014 में नागपुर में एक छोटे से कमरे से यह कंपनी स्टार्ट हुई थी। उस समय कंपनी का एक छोटा सा मात्र एक ऑफिस था और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके एक छोटा सा कंसेप्ट था। धीरे धीरे हम लोग मार्केट में आगे बढ़ते रहे और बढ़ने के बाद में प्रेजेंट भी देखा जाए तो यह कंपनी आज पूरे भारत के कम से कम 4 से 5 राज्यों में काम कर रही है। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र के अलावा भी अदर स्टेट में भी जाती है? जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा। और इस कंपनी का एक ही कंसेप्ट है कि हमारे भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं, जो परंपरागत जो खेती चल रही है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग के नाम से जानते हैं, इस खेती को हम लोग कम करना चाहते हैं। और बागायती खेती क्या है और बागायती खेती के क्या फायदे हैं, इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग मार्केट में उतरे हुए हैं। तो ये हार्टिकल्चर यानी बागवानी जो होती है, यानी बागवानी खेती जो होती है, तो एक्चुअली ये क्या है? एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पे एक किसान टमाटर की खेती करता है और 3 महीने तक टमाटर के पौधों को पानी देता है, खाद देता है, फर्टिलाइजर देता है और एक बच्चे के माफिक उसको पाल पोस के बड़ा करता है। सही। और फसल जब निकलने की जब बारी आती है तो कोई एक व्यापारी आ जाता है किसान के यहाँ पे और 5 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर उससे खरीद के लेके चला जाता है जी। और ठीक 15 दिन के बाद में वही टमाटर हमारे घर पे 20 रुपए 30 रुपए 35 रुपए का हो जाता है। यानी चढ़े रेट पे अपने पास ही जी। वापस आ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य एक ही है कि जो मेहनत कर रहा है उसको 5 रुपए मिल रहा है जी, और व्यापारी को जो मिल रहा है वो 25 रुपए मिल रहा है बिना मेहनत के। बिना मेहनत के। तो आज हमारे हिंदुस्तान की ये फिलॉसफी चल रही साहब जी। लेकिन यदि हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के बागवानी खेती में यदि हम लोग जाते हैं तो बागवानी खेती की एक ऐसी पद्धत है और एक ऐसा तरीका है कि जहां पे कम समय में अधिक से अधिक इनकम हम लोग हासिल कर सकते हैं। और रही बात हमको परंपरागत जो खेती चल रही है तो हम लोग बागायती खेती के बीच में भी वो खेती हम लोग कर सकते हैं। बागायती खेती के बीच में भी वो खेती हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा डेंसिटी हमको बढ़ाना पड़ेगा और उसके बीच में जो भी हमारा वेजिटेबल, आज हमारे देश का जो किसान जो वेजिटेबल बो रहा है, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, कैप्सिकम हो गया, अरबी हो गया, चिली हो गया, हर प्रकार का वेजिटेबल और हर प्रकार का क्रॉप हम लोग बागायती खेती के बीच में हम लोग आराम से ले सकते हैं।
इससे क्या होगा कि किसान का जितना भी एरिया है खेती का, उसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा, सही बात। पूरी तरीके से उसका उपयोग होगा। क्योंकि जनरली हम लोग ये कर देख रहे हैं, जैसे विदर्भ के किसानों की अगर बात करें तो जैसे खरीफ में जैसे तो वो धान लगा देता है, जी बाकी के समय में उनकी खेती खाली होती है। जी तो ऐसे वक्त में जैसे अभी आपने कहा कि बागायती खेती अगर वो कर सकते हैं, जी। सब्जी भाजी अगर कर सकता है तो साल भर उनका वो रोटेशन चलता रहेगा। जी, कंटिन्यू उसका रोटेशन चलते रहेगा। जी। आज परंपरागत खेती में क्या हो रहा है कि हर 3 महीने में किसानों के सामने बड़ी समस्या आ रही है। जैसे 3 महीने में टमाटर ले लिया और जमीन को लेवल करो, और जमीन में बुआई करो, जी। और जमीन में फर्टिलाइजर डालो, और जमीन में वाटर इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो, उसके बाद में हार्वेस्टिंग करो, उसके बाद में घर पे लेके आओ, फिर उसके बाद में मंडी में लेके जाओ, क्या रेट मिलेगा, क्या भाव मिलेगा, इसका कोई इसकी ना आपको गारंटी ना मेरे को गारंटी है। सही बात। तो इसीलिए मेरा एक ही कहना है कि बागवानी खेती में यदि हमारे देश के किसान भाई यदि जाते हैं तो बागवानी खेती एक ऐसी खेती है, 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है और 30 साल का इनकम है। अच्छा जी। बागवानी खेती में जैसे अपने सब्जी की वगैरह बात की तो उसके अलावा भी जैसे फल की खेती वगैरह हो गई तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। जी, बागवानी खेती में अपने विदर्भ के तापमान अनुसार यदि हम लोग बात यदि करें तो नींबू वर्गीय खेती में जाना चाहिए। मौसमी यहाँ पे अच्छी होती है, अमरूद की खेती यहाँ पे अच्छी होती है। तो ऐसी खेती में हमारे विदर्भ के किसान भाई यदि जावे तो बहुत अच्छा इनकम हम लोग हासिल कर सकते हैं खेती के माध्यम से, यानी कम समय में ज्यादा इनकम जो है। जी। अच्छा, इसमें जैसे फल की खेती वगैरह हो गई तो एक्चुअली टिश्यू कल्चर जो होता है जी। ये एक्चुअली क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी पौधे बनाने की नई टेक्नोलॉजी है। अच्छा इसमें पौधों को नए तरीके से बनाया जाता है। जी। सबसे पहले कोई भी पौधा यदि हमको टिश्यू कल्चर के माध्यम से यदि हमको बनाना है तो सबसे पहले विशेषज्ञ लोग एक बहुत अच्छे मदर प्लांट को देखते हैं। अच्छा। जैसे मान के चलिए एक नींबू का पौधा, और उस पौधों को देखने के बाद में उसके सभी भागों को, सभी पार्टों को उसको मापते हैं। अच्छा, उसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी पहले जो संशोधन किया जाता है जी। फॉर्म में मापने में पौधे की स्ट्रेंथ कैसी है, प्लांट्स की ब्रांच कैसी है, अच्छा फ्रूट्स का टेस्ट कैसा है, प्लांट्स की हाइट कैसी है, प्लांट्स की लेंथ कैसी है, प्लांट स्वस्थ है कि नहीं है, ये सभी चीजें मापने के बाद में मदर प्लांट का कोई एक अच्छा सा पार्ट लेके लेबोरेटरी में डाला जाता है। अच्छा। और लेबोरेटरी में डालने के बाद में लाखों करोड़ों बच्चे हुबहू मदर प्लांट के जैसे नजर आते हैं। अच्छा। और टिश्यू कल्चर प्लांट, यह प्लांट पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। इसमें कतई किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। हर पार्ट में हमको यूनिफॉर्मिटी मिलती है। फ्रूट का टेस्ट एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज एक जैसा, हर पार्ट में हमको एक यूनिफॉर्मिटी हमको नजर आती है। अच्छा जी। तो जैसे टिश्यू कल्चर के बारे में बात की, जैसे कंपनी की तरफ से अभी तक कितने प्रोडक्ट्स जो है अभी मार्केट में लॉन्च किए गए हैं? कंपनी की तरफ से अभी प्रेजेंट में बात यदि करें तो कंपनी के पास में कम से कम 150 से 200 प्रकार की प्रोडक्ट की रेंज है। अच्छा। लेकिन हमारा एक ही इंटेंशन है, क्योंकि वेदर तो पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा है नहीं। जी जी। एरिया वाइज तो सब बदलते रहता है। एरिया वाइज हर जगह पे बदलते रहता है। हाँ। तो कौन से वेदर में कौन सी फसल लाभदायक सिद्ध होगी, इसको हम लोग पहले नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट वहां पे जाके विजिट करता है। उसके बाद में हम लोग वहां पे सजेस्ट करते हैं कि आपके खेत में ये चीज हो सकती है। अच्छा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विदर्भ में मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, ये सबसे बेहतरीन यील्ड देने वाली क्रॉप है। अगर हम लोग विदर्भ के किसानों की अगर बात करें तो हम लोग अभी पिछले कई सालों से अपन देखते जा रहे हैं कि विदर्भ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो जिसका सीधा असर जो है किसानों पे हो रहा है, या हमारे सब्जी बाजी या जो भी हम लोग खेती में उगा रहे हैं उसके ऊपर हो रहा है। तो ऐसे में
विदर्भ के किसानों ने किस तरह की खेती करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में, क्योंकि ये टेम्परेचर तो कम होने वाला नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, तो ऐसे में विदर्भ के किसानों ने किस तरह से अपनी खेती में सब्जी हो गई या फल हो गए वो उगाने चाहिए? देखिए, विदर्भ के किसानों ने सबसे पहले बागायती खेती को अपनाना चाहिए जी। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि नींबू वर्गीय खेती, नींबू वर्गीय खेती एक लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है। जैसे नींबू में अभी जो शाही शरबती नींबू जो आया है मार्केट में, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में कागजी नींबू के नाम से जो मार्केट में जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया खेती है। क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश के किसान भाइयों को और विदर्भ के किसान भाइयों को ज्यादा करके नींबू वर्गीय खेती में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बार स्टार्ट करने के बाद में 30 साल से 35 साल तक हमको देखने की हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब एक बार हमने फसल अगर लगा दी जी, तो 25-30 साल तक उसको देखने की जरूरत सिर्फ प्रोडक्शन लेना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और आज नींबू का उपयोग की बात यदि करें तो आज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे कि बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्री में नींबू का उपयोग बढ़ते जाता है, वाइन इंडस्ट्री में दिनों दिन नींबू का प्रयोग होते जा रहा है, जूस इंडस्ट्री में नींबू का उपयोग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, फार्मा इंडस्ट्री में दिनों दिन इसका उपयोग बढ़ते जा रहा है। और इसको सेफ्टी पर्पज के हिसाब से भी यदि देखते हैं तो कोई भी जंगली जानवर, कोई भी एनिमल्स नींबू के पौधे को कभी नहीं खाता। अच्छा, आज तक हमने कभी पेपर में नहीं सुना होगा कि नींबू के पौधों को कभी तोते ने या किसी बंदर ने या किसी जंगली जानवर ने कभी नुकसान पहुंचाया करके। जी, क्योंकि जनरल खेती में वो एक चीज देखी जाती है कि जैसे अगर चाहे धान की खेती हो या बागायती खेती हो या फिर कोई फल की खेती हो, मतलब प्रोडक्शन अच्छा आ जाता है, मतलब हमारे पौधों को पेड़ फल वगैरह अच्छे आ जाते हैं, लेकिन आखिर में वही होता है कि जंगली जानवरों की वजह से काफी उनको नुकसान हो जाता है। लेकिन इसमें एक गारंटी है कि नींबू की अगर हम लोग खेती अगर करते हैं तो इसमें नुकसान होता नहीं। इस तरह के और कौन से ऐसे प्लांट्स है कि जिसमें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, अभी लेटेस्ट में यदि बात करें तो इलाहाबादी सफेदा टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में अमरूद का पौधा हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। अच्छा। जो कि दूसरे साल से इसका हार्वेस्टिंग किसान भाई इसका कर सकते हैं। तो इलाहाबादी सफेदा अमरूद का पौधा विदर्भ के तापमान के हिसाब से बहुत ही फायदेमंद खेती कहलाएगी। अच्छा। ये भी खेती 25 से लेकर 30 साल तक चलती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। अच्छा जी। तो ऐसे वक्त में, क्योंकि वाटर लेवल जैसे कम होते जा रहा है, तो ऐसे वक्त में अब जैसे आपने कहा कि नींबू की जैसे खेती हमको करनी चाहिए, तो बेस्ट पीरियड कौन सा होता है कि जैसे हमको अगर लगाना है? जी, जून से लेकर जुलाई तक सबसे बेस्ट सीजन है। अभी पौधा लगवा दो आप जून महीने में, 3-4 बारिश होने के बाद में। अच्छा। ऊपर का जो बारिश आ रहा है 3 महीने तक पौधों को मिल रहा है। हाँ। और 3 महीने की ग्रोथ जो होंगी ये 6 महीने के बराबर होंगी। अच्छा। हाँ। बागवानी खेती का जो लगाने का जो सीजन है सबसे ज्यादा बारिश में। अच्छा। जैसे हमने पानी की बात की या टेम्परेचर की बात की, वैसे और एक है कि खाद, जैसे रासायनिक खाद ज्यादातर जैसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे किसान करते हैं, तो रासायनिक खाद के कितने फायदे या कितने नुकसान है? एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल्स में आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे कि आज से 30 साल पहले आपको भी पता होगा, हल्की सी जब बारिश होती थी तब हमारे आंगन में केचुए नजर आते। सही। और बहुत ज्यादा पैमानों पे नजर आते थे। और केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, और ये बात 100% शुद्ध है और सही है, क्योंकि केचुआ एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है, ये जमीन के अंदर में जाके जमीन को उल्टा पलट करता है। अच्छा। और जमीन जितनी पोली होंगी उतनी ही जमीन की उत्पादकता बढ़ेगी। सही। लेकिन आज हम लोगों ने पूरा डीएपी यूरिया डाल के खेत के पूरे केचुए हम लोगों ने समाप्त कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक केचुआ एक साल में 36 मैट्रिक टन मिट्टी को उल्टा पलट करता है। अच्छा। 36 मैट्रिक टन मिट्टी को उल्टा पलटा करता है एक केचुआ। जी जी। और यही 36 मैट्रिक टन मिट्टी यदि हम लोग ट्रैक्टर से यदि उल्टा पलटा करें तो कम से कम 100 लीटर डीजल हमें खर्चा आता है। सही बात। और 100 लीटर डीजल का यदि खर्चा यदि पकड़े
तो मिनिमम 4,000 से 5,000 रुपए आता है। आराम से। और दूसरी मजे की बात यह है कि एक केंचुआ एक साल में 50 से 60,000 बच्चों को जन्म देता है। अच्छा, वो अंदर ही अंदर उनकी ग्रोथ होती रहती है। जी जी। एक केंचुआ एक साल में 50 से 60,000 बच्चों को जन्म देता है। सर, उतना मल्टीप्लाई अगर करे तो जितने अपनी जमीन है। जी जी। तो फिर भी अभी जैसे इतने सालों से जैसे आप वर्क करते जा रहे हैं, जी। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी विदर्भ के किसान भी जैसे है धान या कपास वगैरह को थोड़ा सा पीछे करते हुए बागायती खेती की और वगैरह टर्न हो रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए अभी भी वो पूरी तरह से वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी क्या कारण है उसके पीछे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ के जो किसान भाई है, जागरूकता तो आ रही है, लेकिन क्या होता है कि एकदम से हम यदि कहेंगे कि पूरे लोग एकदम से कन्वर्ट होना चाहिए सही। तो यह पॉसिबल नहीं है। हम्म। क्योंकि क्या होता है, 1 से 2 बनते, 2 से 4 चार। बनते, 4 से 40 बनते और 40 से थोड़ा 400 समय बनते और लगेगा। 400 से 4,000 बनते जी। और ऐसा ही एक मोमेंटम खड़ा होता है। करेक्ट करेक्ट। ऐसा ही एक मोमेंटम खड़ा होता है। हाँ, हाँ। यदि हम लोग बोलेंगे कि नहीं सभी लोग आ जाइए, ऑर्गेनिक खेती को आप अपनाइए, एकदम से तो टर्न एकदम से तो कन्वर्ट नहीं क्योंकि होगा। हजारों लाखों की तादाद है। और एक चीज़ है ना कि जैसे जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं या कपास की खेती करते हैं तो कैसा होता है कि उसमें तुरंत में पैसा नहीं मिलता है, जी। लेकिन ये बागवानी में हम लोग जैसे कोई भी फसल अगर हम लोग लगा रहे हैं, चाहे सब्जी में हो या फलों की खेती में वगैरह, फलों में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सब्जी में वगैरह कैसा होता है कि रोज पैसा खेलते रहता है। जी तो किसानों को डेली उसमें इनकम हो सकती है, अपना घर भी चला सकता है, कुछ और नई चीज़ें जो है वो कर सकता है। तो बेस्ट है कि अभी थोड़ा सा ये जैसे आपने कहा कि जैसे हार्टिकल्चर में आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे और ध्यान दें, तो ये हार्टिकल्चर का जो सब्जेक्ट है या बागवानी का जो है, तो फल की खेती हो गई, सब्जी हो गई, तो इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसान है तो अभी जो उनको इनकम हो रही है उसमें अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल होगी। और रही बात साग सब्जी की, तो हम लोग बागायती खेती के बीच में भी हम लोग साग सब्जी ले सकते हैं। जी, इंटरक्रॉप के तौर पे। इंटरक्रॉप के तौर पे बागायती खेती जो है, इसका जो बेनिफिट अपने को मिलना चालू हो जाएगा, दूसरे साल से तीसरे साल से हमको इसका इनकम मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि हमको सडनली हमको इनकम यदि होना 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, जी। तो बागायती खेती का जो बीच का जो गैप है उसमें हम लोग हर प्रकार का वेजिटेबल हम लोग इसमें ले सकते हैं। अच्छा। तो जिससे कि हमारे जो डेली रूटीन के लिए जो हमको एक्सपेंसेस लगता है, खर्चा लगता है, वो हमारा खर्चा पूरा निकल जाता है। सही। जी। तो इसमें वही एक चीज़ है कि किसानों ने अब थोड़ा सा टर्न होना चाहिए, जी। जो पारंपरिक तरीके से आप जो खेती कर रहे हैं अब उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है। हाँ। तो आने वाले समय में जो है, ठीक है कि एक साथ में तो पूरी परिस्थिति तो हम लोग नहीं बदल सकते या नहीं बदल पाएगी, लेकिन आने वाले समय में जो है या अभी जो नेक्स्ट पीढ़ी जो है, तो उनके लिए भविष्य में वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। जी। हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले 6 साल में हजारों किसानों को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अच्छा। ऊपर में, हजारों। और ये जो जागरूकता का जो कार्यक्रम, ये जो सिलसिला है हमारा, जब तक हम लोग सभी किसान भाइयों को पूरे दिल से कन्वर्ट नहीं कर देंगे, अच्छा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। जी जी। दिल से हमारा ये प्रण है, क्योंकि हम भी किसान के ही बेटे हैं। अभी हम लोग दिन ब दिन जो देखते जा रहे हैं कि खास करके जैसे रासायनिक खेती करते हैं या परंपरागत तरीके से हम लोग जो खेती करते हैं, तो खर्चा ज़्यादा और प्रॉफिट कम, जी। ऐसी परिस्थिति अभी आती जा रही है। तो ऐसे वक्त में जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक खेती हमें करनी चाहिए या हमें बागवानी की तरफ जैसे जाना चाहिए, तो उसमें क्या हम खर्चा कम करके अच्छा से अच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं? बिल्कुल सही कमा सकते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं जी। बागवानी खेती में, क्योंकि बागवानी खेती का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मैंने इसके पहले भी कहा, ये 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है और 30 साल तक का ये इनकम है। इसके बीच में हम लोग सभी प्रकार की क्रॉप हम लोग इसमें ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को इतना ही हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे तापमान अनुसार किस प्रकार की खेती को हम लोगों ने अपनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ पे पूरे हमारे देश में एक ऐसी मोब मेंटालिटी है कि एक आदमी ने ब्रिंजल लगाया, बैंगन लगाया, तो पूरा गांव ब्रिंजल लगाता है। सही बात। दूसरे ने टमाटर लगाया तो पूरा गांव टमाटर लगा लेता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि ए नाम का किसान जिसको 40 रुपए किलो टमाटर का रेट यदि मिल गया, तो पूरा गांव उसका टमाटर लगाता है जी। उसका एडवर्टाइजिंग, उसका ब्रांडिंग, उसका प्रमोशन इतना हाई लेवल पे हो जाता है कि पूरे गांव वाले टमाटर लगा उसी के लेते हैं। पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही संदेश है किसान भाइयों को, यदि ए नाम के किसान यदि टमाटर को उसको भाव यदि मिलता है तो आप ब्रिंजल में जाइए, बैंगन में जाइए। करेक्ट। और बैंगन वाले को भाव मिलता है
तो उसका साइड वाला पालक लगाइए, सही। और पालक वाले को भाव यदि मिलता है तो वो हरी धनिया लगाइए, सांभर लगाइए, जी और सांभर वाले को भाव यदि मिलता है तो वो कुछ और लगाइए। तो ऐसा थोड़ा सा अल्टरनेट, थोड़ा सा चेंज करते आप जाइए। जी जी तो उसमें वही दिक्कत होती है ना कि बहुत ज्यादा माल जो अगर मार्केट में अगर आता है हाँ, तो फिर रेट धड़ाम से गिर जाता है। वही हो रहा यानी है, जो 40 रुपए किलो फिर वो 5 रुपए 10 रुपए किलो पे आ जाता है। वही हो रहा है। तो हर किसान को अगर अपने तरक्की अगर करनी है जी और गांव वाले और अपने यहाँ विदर्भ में वो एक चीज है कि यहाँ कैसे कि सामूहिक खेती बोलिए या मिलजुल के वो चीज नहीं हो जी। पाती। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही जी कि हर किसान ने थोड़ा सा अलग अलग प्रकार की अगर वो सब्जियां अगर लगाए और उसको मार्केट में अगर ले, और क्या होता है कि प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में अगर कम आएंगे तो नेचुरली जो रेट चाहिए हमको जी जी उस हिसाब से मिल सकता है। हाँ, तो उसमें और एक चीज की दिक्कत है कि जैसे ठीक है किसान ने अपनी खेती की, अच्छा प्रोडक्शन भी उसके पास में आ गया, मार्केट तक आ गया, लेकिन दिक्कत वही है कि फिर व्यापारी के थ्रू ये कर सकता है। इसमें प्रॉपर मार्केटिंग किसानों के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है कि वो अगर डायरेक्टली अगर ग्राहकों तो का उसका माल अगर जाए या गवर्नमेंट के थ्रू थोड़ा सा उनको फैसिलिटी अगर मिले तो पूरा प्रॉफिट जो उनको मिल सकता है। देखिए, बागायती खेती में ड्रिप इरिगेशन के ऊपर में सब्सिडी मिल रही है, एनर्जी के माध्यम से सब्सिडी मिल रही है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी मिल रही जी। है। तो हमारे गवर्नमेंट तो प्रयास कर ही रही है, कुछ उनको बेसिक खर्चा उनको उठाना पड़ता है। यदि हम लोग यदि बोले कि 100% हमको सब्सिडी मिले तो 100% सब्सिडी तो ये पॉसिबल नहीं सही है। बात नहीं, कुछ तो मेहनत हमें भी करनी चाहिए। कुछ तो मेहनत हमको भी करना चाहिए। सही बात। और खेती एक ऐसा व्यवसाय है कि इसको हम लोग नौकरी के तौर पे ना मापे, एक बिजनेस के तौर पे हम लोग इसको मापे तो 100% हमारी ग्रोथ संभव। सही बात। और एक चीज और भी है ना कि जैसे खेती में हम लोग खुद होके अगर अच्छे से अगर ध्यान दें तो जितना एक कर्मचारी नहीं कमाता उससे ज्यादा इनकम तो हम लोग खेती से निकाल सकते हैं। डेफिनेटली, श्योर है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे देश की हालत बहुत अच्छी थी, हमारे देश के किसान भाई बहुत सुखी थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, 1 एकड़ की खेती यदि करता है तो 25,000 से 30,000 रुपए उसको केमिकल का खर्चा आता है। सही बात। केमिकल का खर्चा आता है, यानी जितना पहले प्रॉफिट आता था वो खर्चे में चला जाता खर्चे में। और पहले क्या होता था, 25 साल पहले केमिकल इंडस्ट्रियां कम थी। और आजकल कैसा है कि जो दिखता है वही बिकता है। बिकता है। सही बात। तो उस चक्कर में और ज्यादा लोग केमिकल के खाद की तरफ बोलिए दवाई ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है। किसान केमिकल भी यदि नहीं डाले तो फिर भी उत्पादन दर उसकी कम नहीं होगी जी। लेकिन दिल से प्रण ले कि मुझे ऑर्गेनिक खेती मुझे करना है। क्योंकि क्या होता है, जमीन में हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज की सूक्ष्म तत्व उसी में मौजूद है। कोई कंपनी आपको ये कहती है कि ये मेरी दवाई है, आप इसको लेके जाइए, इससे मरा हुआ पौधा जिंदा हो जाएगा, तो ये पहली बात तो गलत है। कर सही बात। आज 90% साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और आप भी एक प्रयोग कीजिए, कितना भी अच्छा हेल्दी पौधा उसको ऐसे कमरे में रखिए कि जहां पे उसको सनलाइट ना मिले। अच्छा। और दुनिया से महंगा फर्टिलाइजर आज आप उस पौधों में डालिए, आपका पौधा ग्रोथ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। सही बात। ग्रोथ होने का एक ही कारण है कि सबसे पहले पौधा ग्रोथ होने के लिए सूरज की किरणें की उसको महत्वपूर्ण जरूरत होती है। सही बात। नेचुरल चीजें जितना उसको मिले उस हिसाब से उसके मैंने कम खर्चे में भी वो नेचुरली ग्रोथ हो सकती है उसकी। गोबर की खाद को अपना सकते हैं हम लोग, वर्मी कंपोस्ट को अपना सकते हैं हम लोग, डिकम्पोस्ट को हम लोग अपना सकते हैं, काऊ का यूरिन हम लोग अपना सकते हैं। सही बात। और काऊ की यूरिन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आज मार्केट से आप जितनी भी दवाइयां मंगाइए सभी की एक्सपायरी डेट होती है। सही बात। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जी। लेकिन काऊ की यूरिन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। सही बात। इससे आज हमारे देश की जन जागृति के ऊपर में अच्छा असर पड़ेगा और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा मिलेगी, नई एक प्रेरणा मिलेगी। सही बात जी। तो देखा किसान भाइयों, संजय सर ने बहुत एक अच्छी बात कही, क्योंकि जनरली अगर हम लोग विदर्भ के किसान की अगर बात करते हैं तो आजकल रासायनिक खेती का या रासायनिक खाद का बोलिए या दवाई का इतना असर हो गया है कि जब भी खेती अगर शुरू करनी है तो जिस वक्त बिजाई लाते हैं उसी वक्त में वो खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन सर ने कहा कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए और ऑर्गेनिक खेती में उससे ज़्यादा आपको इनकम है जो है या प्रॉफिट जो है उसमें आपको मिल सकता है। तो लास्ट में जाते जाते सर आप हमारे उन किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि और अच्छे से वो खेती करें जी और उसमें और अच्छा कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मतलब उनको मिलना चाहिए, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे
विदर्भ के किसान भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग और बागायती खेती को आप अपनाएं और स्टार्टिंग में आप कम से शुरुआत करें। लार्ज स्केल से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है जी। और ये मानसिकता से निकाल लीजिए कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। कोशिश तो कम से कम कर सकते। इसको मैं 2 लाइन में समझाना चाहूंगा। किसी ने खूब कहा है कि कोई साथ देवे या ना देवे तू चलना सीख ले, कोई साथ देवे या ना देवे तू चलना सीख ले, हर आंख से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे उस मंजिल की तरफ, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे उस मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले। बढ़िया। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कहेगा, इसको आप छोड़ दीजिए। आप कदम बढ़ाएं, साथ हम देंगे और पूरे दिल से हम लोग प्रण लेते हैं, क्यों ना आप मिलके, हम मिलके, हमारे देश के किसान भाई मिलके एक नया आशियाना बनाए एग्रीकल्चर के माध्यम से और आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा दें। ऑर्गेनिक खेती और बागायती खेती, क्योंकि जैविकता ही हमारे देश की नैतिकता है। तो धन्यवाद सर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और ऑर्गेनिक खेती बागवानी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी जो है आपने हमारे किसान भाइयों को दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कम से कम अभी जो खरीफ हंगाम जो शुरू होगा तो उसमें लोग रासायनिक खेती की तरफ कम जाते हुए ऑर्गेनिक खेती को अपनाएंगे और अच्छे से अच्छी जो है अपनी फसल उगाएंगे। तो फिर एक बार हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। शेतीला लाभलं वरदान सुजला महान पाण्यामध्ये विरघळून जातय थेट पिकाशी जाऊन भिडतय ड्रीप तुषारशी दोस्ती करतय पीक जो मान वाढतया हो जी 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 आरसीएफचं सुजला म्हणजे ड्रिप किंवा तुषार मधून वाहणारा एनपीकेचा थेट पिकाच्या मुळाशी पोहोचणारा जिवंत झरा। पाण्यात पुरेपूर विरघळतं, ड्रिप पाईपात अडकत नाही, पाईप खराब होत नाही, पीक जोमदार, उत्पन्न दमदार। जाणत्या शेतकऱ्याची सुजाण निवड आरसीएफचं सुजला।